हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को आज हम लोग बेहद ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। इसमें हम लोग मेंस और प्री के हिसाब से यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ निकल कर सामने आ सकते हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है। आप लोगों के लिए ढेर सारे जो है वो मेंस के लिए और प्री के लिए कंटेंट है। तो हम लोग समझेंगे पहले कि सेंगोल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका जिक्र कैसे इकोनॉमिक सर्वे में आया, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट के एड्रेस में। और इसके बाद जो है राष्ट्रपति के जो द्वारा एड्रेस किया गया, उसमें की पॉइंट्स क्या थे जो हमारे मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से उपराष्ट्रपति के द्वारा इंपॉर्टेंट फंड्स कौन से हैं, ठीक है, क्या किन किन फंडों का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति ने किन इनिशिएटिव्स और किन जो पहल हैं उनको उल्लिखित किया अपने एड्रेस पे, वैश्विक जो इकोनॉमिक ट्रेंड है वो क्या है, जो पब्लिक हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, ट्राइबल डेवलपमेंट्स हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स इकोनॉमिक्स के जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं और जिनको आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। आप लोगों के लिए बहुत सारी कंटेंट हैं, इसमें बेहतरीन तरीके से मैंने इसको बनाया है, थोड़ा समय लगा है, बट जो है ये कंटेंट बहुत ही शानदार है। ठीक, तो अभी शुरुआत करते हैं हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण की बात हम लोग जब करते हैं, ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, ठीक है, आसान भाषा में अगर बोल दूं तो यह बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 12 महीनों में क्या हुआ, पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या चीज़ घटित हुआ, उसी का यह सर्वे है। ठीक है, यानी कि वर्तमान जो निवर्तमान वित्तीय वर्ष है उसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति पे क्या होता है, एक डिटेल्ड एक एनुअल रिपोर्ट होती है। क्या होती है? डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट होती है। ठीक, अच्छा, ये क्रिएट कैसे होता है? तो इकोनॉमिक डिवीज़न जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर का, वो बनाता है। किसकी गाइडेंस में? गाइडेंस जो होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, वर्तमान में कौन है? वी अनंथा नागेश्वरम। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। तो इनके एडवाइजरी में जो है ये गाइडेंस में ये इकोनॉमिक डिवीज़न है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको बनाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत कौन करता है जो है, यानी उसको पब्लिश कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। पब्लिश कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, बजट से पहले आता है और ये बताता है कि हमारा इंडियन इकोनॉमी का स्टेटस वर्तमान में क्या है। अब बात आती है कि इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। ठीक है, पहला वाला। ठीक, अच्छा, 1964 तक ये जो केंद्रीय बजट के साथ ही पेश होता था। आपको ये ध्यान देना है, केंद्रीय बजट के साथ पेश होने से क्या समस्याएं आती थी कि एक साथ आपके पास इकोनॉमिक सर्वे आता था, दूसरा आपका बजट आता था। जो सोचो कि उस वक्त जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा बच्चा, उसके सामने कितनी अधिक चैलेंजेस आते थे कि एक ही दिन जो है दोनों डॉक्यूमेंट्स आते थे। अब किसको पढ़े? एकदम बर्डन सा, एक अचानक सा बर्डन आता होगा। लेकिन अभी क्या है, अभी एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आने से हमें वर्तमान में जो आर्थिक जो हमारी स्थिति है, हमारी अर्थव्यवस्था की जो नीतियाँ हैं, उसको समझने का हमें अवसर मिलता है। इसके साथ ही बजट में सरकार आगे क्या करेगी उसके लिए एक रोड मैप जो है सामने अगले दिन मिल जाता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, 2022-23 से अगर देखें तो ये पहले 2 खंड में आता था, अब ये 1 खंड में आता है 2022-23 से। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें क्या हमें कवर करना है, उन सारे पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट है सेंगोल। सेंगोल का जिक्र, जैसे कैसे सेंगोल का जिक्र आया? तो सेंगोल का जिक्र तब आया जब आप बजट को इकोनॉमिक सर्वे का जो रिप्रेजेंट किया जा रहा था, उसके वक्त क्या अगर सेरेमनी देखोगे आप तो उस वक्त एक आदमी था हाथ में, ठीक है, वो जो है सेंगोल को हाथ में लिए हुए थे प्रेसिडेंट के सामने, जब प्रेसिडेंट एड्रेस करने जा रही थी। तो सेंगोल, अब सेंगोल क्या 5 फीट लंबा है, नंदी बुल उस पर रहता है। ठीक, ऊपर नंदी बुल बना हुआ है। ठीक, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है जस्टिस को, न्याय को। ये ध्यान देना पॉइंट को, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। ये GS1 आर्ट एंड कल्चर में भी यूज हो सकता है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट तो है ही, मेंस में भी आपको याद रखना है इसको। ठीक है, 5 फीट लंबा है, नंदी बुल रहता है, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करता है? जस्टिस को। अच्छा, 2 व्यक्ति, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? 2 व्यक्ति के द्वारा। ठीक, तो इसको आपको ये भी ध्यान देना है। अच्छा, इसमें आपको अब जो 2 व्यक्ति कौन से हैं? विमनिंदी इथाराजू और विमनिंदी सुधाकर। ये जो है आपके 2 व्यक्ति हैं, इनके द्वारा बनाया गया था। ये स्क्रिप्चर है, हिस्टोरिकल सिंबल है इंडिपेंडेंस का, दिखाता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, शक्ति का हस्तांतरण जो है वो ब्रिटिश से इंडिया को आया। ठीक है, चोल काल में जो है ये फॉलो किया जाता था। किंग को उसके जो सक्सेसर होते थे उसके आगे जो है शासन करने वाले थे उनको दिया जाता था। ठीक, तो ये जो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ पावर का एक प्रतीक है, शक्ति के हस्तांतरण का प्रतीक है। ये दिखाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो थे वो ब्रिटिश से
इंडियन को दी गई, ठीक है। तो ये सेंगोल है। अच्छा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र कैसे आया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने जरूरी हैं। देखो, ये कि नेहरू के कैबिनेट में ये मिनिस्टर थे, किस चीज़ के मिनिस्टर थे, इंडस्ट्री और सप्लाई के, ठीक है। कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी है उसके यंगेस्ट वीसी थे, वाइस चांसलर थे। अच्छा, इन्होंने जो है एक बंगाली जर्नल स्टार्ट किया था, उसका नाम था बंगवाणी। बंगवाणी, वाणी मतलब जो आवाज़ है ना, बंगवाणी। अच्छा, इन्होंने द नेशनलिस्ट को जो है स्टार्ट किया था। अच्छा, और इन्होंने भारतीय जनसंघ को भी जो है स्थापना की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, काम आएंगे। अब फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि जब मेंस का एग्ज़ाम देते हैं तो उस वक्त भी बहुत सारे डेटा और जो है आपको सारी जो है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वैल्यूएशन की। तो मैंने आपके लिए 2 वैल्यूएशन यहाँ पे खोजा है। देखो, राष्ट्रपति जब एड्रेस कर रही थी तो उन्होंने जो है न्यू गवर्नेंस मॉडल को बताया, उनके भाषण में जिक्र था। अब जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रपति भाषण दे रही हों तो जो भाषण है उसको तो तैयार कौन करेगा, ऑफिसर्स ही तैयार करते हैं। तो वहाँ पे न्यू गवर्नेंस मॉडल की जो है यहाँ पे रूपरेखा तय की गई थी और राष्ट्रपति ने ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बताया। उन्होंने बताया कि न्यू गवर्नेंस मॉडल में उन्होंने पहले बताया रिफॉर्म, दूसरा बोला परफॉर्म, तीसरा बोला ट्रांसफॉर्म, ठीक है। जब हम रिफॉर्म करेंगे किसी चीज़ को जो पुरानी हो चुकी है तो फिर वहाँ पे क्या होगा, परफॉर्मेंस हमारी बढ़ेगी। जब हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्म टोटली चेंज आएगा, ठीक है। तो ये हमारा न्यू गवर्नेंस मॉडल है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया। इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, GS2 में यूज कर सकते हैं, एसए में यूज कर सकते हैं, आपका एथिक्स का पेपर में यूज कर सकते हैं। इवन हम जो है इसमें कहीं ना कहीं हम आपके जो है इंटरव्यू में भी आप यूज कर सकते हो, बोल सकते हो। इवन जो है आप ध्यान देना इसको, GS3 में भी कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, जैसे कि किसी भी जो अब नीतिगत बात होगी तो वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे उसको जो है मल्टीपर्पज़ यूज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक राष्ट्रपति ने जो है यहाँ पे एक बेहतरीन सा उल्लेख किया कि अब हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मेक इन इंडिया से आगे बढ़ करके मेक फॉर वर्ल्ड की ओर जा रही है। यानी कितना बेहतरीन, इसको भी आप इस वाले पॉइंट को आप लर्न कर लो। इसको आप एसए में यूज करना, GS4 में यूज कर सकते हो, GS3 में यूज, मतलब हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो, सभी GS में। यानी हम क्या है, मेक इन इंडिया पहले था, अब हम मेक फॉर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखो, ठीक। ये पॉइंट्स जो है ये मैं PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें मैं आप शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, उसको आप देखना। उपराष्ट्रपति जब वाइस प्रेसिडेंट थे उनके एड्रेस में भी कुछ की पॉइंट्स थी, ठीक है। तो उन्होंने गवर्नेंस के 4 प्रमुख सिद्धांत को बताया। ऐसे ही आप जो है मेंस में आप जो है इसको लिख सकते हो और ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है। तो उन्होंने गवर्नेंस के 4 प्रमुख सिद्धांतों को बताया। मैं इसमें सबसे पहले आपको बता रहा हूँ। पहला है सर्विस, ठीक है, सर्विस। अगर ये सर्विस जब हमारी अच्छा होगी, सबसे अच्छी जो है सर्विस होगी, तो फिर जो है गुड गवर्नेंस की तरफ हमें ले जाएगी। ये दूसरा नंबर हो गया, गुड गवर्नेंस, ठीक है। जब गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश हो जाता है तो हमारे तरफ जो हमारे पास क्या आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। और जब प्रॉस्पेरिटी आ ही जाएगी तब हमें प्राइड फील होगा, ठीक है। तो सर्विस, गुड गवर्नेंस, प्रॉस्पेरिटी और प्राइड, ये गवर्नेंस के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। ये उपराष्ट्रपति ने अपनी भाषण में जिक्र किया है, ठीक है। तो इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। मेंस के हिसाब से आपके लिए इससे बेहतरीन कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है GDP ग्रोथ, इकोनॉमिक सर्वे में GDP ग्रोथ की बात की गई है। तो 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष था GDP ग्रोथ कितनी थी आपकी, 6.4, और 25-26 में कितनी एक्सपेक्ट की गई है, तो आपको यहाँ पे जाएगा 6.8, ठीक है। तो 6.8 की यहाँ पे बात की गई है, ठीक। तो ये बातें हैं आपको यहाँ पे याद रखना, ये PIB का था, ठीक। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कौन कौन से यहाँ पे यूज किए हैं। फंड्स की जब बात की गई है तो पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, हम लोग समझेंगे। और तीसरा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक। हमारा अभी यहाँ पे देखो एक फैक्ट यहाँ पे देखो आप कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है US बिलियन डॉलर में 2023-24 में क्या था, ठीक है। तो $646.4 था, ठीक, मतलब 4 जो है ये US बिलियन डॉलर था, ठीक। अब हमारे पास कितना है, 634 है, यानी थोड़ा सा गिरावट आई है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेंड में गिरावट आई है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म के बारे में कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग बोलते हैं मेन अकाउंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं मेन अकाउंट ऑफ। इसमें सभी जो रेवेन्यू है और सभी जो एक्सपेंडिचर है सभी इसमें चीज़ें इंक्लूड होती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इसका जिक्र किस आर्टिकल में होता है, तो 266 आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है क्या ये, तो प्राइमरी फंड है जो सभी रिसिप्ट जहाँ पे क्रेडिट होते हैं और सभी पेमेंट वहाँ से डेबिट होते हैं, ये सरकार का हमारे जो है मेन अकाउंट होता है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, अब जब सभी रेवेन्यू की बात हो रही है तो रेवेन्यू के सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, थोड़ा सा हमें देख लेते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पे डिटेल में यूपीएससी पूछ लेता है। ऑल जो रेवेन्यू की बात यहाँ पे की जा रही है तो उसको समझो। तो देखो, जो भी रेवेन्यू इसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, फिर आपका डायरेक्ट टैक्स, फिर आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है पीएसयू से वो इसमें इंक्लूड होगा, लोन जो सरकार ले रही है, सरकार रेज कर रही है, एक्सटर्नल लोन हो गया या इंटरनल लोन हो गया, ठीक है, दोनों लोन हो गए इसमें। अच्छा, कोई जब मनी रीपेमेंट हो रहा है, रीपेमेंट ऑफ लोन कहीं से हो रहा है, ठीक है, तो ऑल मनी जो होता है वो जो रिसीव होती है सरकार के द्वारा रीपेमेंट के रूप में, कोई मान लो सरकार ने किसी को लोन दिया है और वो लोन चुकाता है, रीपेमेंट होता है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, रेवेन्यू में आके जो है जुड़ जाता है। तो ये हमारा हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा आपका आता है यहाँ पे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये देखो, ये क्या करता है कि इमरजेंसी में मान लो कि कोई आपदा आ जाती है तो फिर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, इस्तेमाल होता है। और ये जो होता है प्रेसिडेंट जो है अपने अंडर जो है इसको रखता है। अच्छा, इसका जो गठन कैसे हुआ है, तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है एक्ट 1950 के द्वारा इसका गठन हुआ। तीसरा आपका आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका जिक्र 266 आर्टिकल क्लॉज 2 में है, क्लॉज 2 है 266 वाले क्लॉज 2 में इसका जो है इसका जिक्र है। अब अच्छा, इसमें होता क्या है कि ये फंड फॉर यूनियन गवर्नमेंट होता है, जो ऑल अदर पब्लिक मनी जो होती है प्रोड्यूस होती है बिहाफ ऑफ जो भारत सरकार की जो पूरा खर्चे होते हैं, क्रेडिट होते हैं, उसी से यहाँ पे जो इसका इस्तेमाल होता है पब्लिक अकाउंट का। यानी आसान भाषा में अगर बोल दूँ तो भारत सरकार के लेन देन का हिसाब रखने वाला जो खाता होता है, पब्लिक खाता होता है, जो सरकार सिर्फ इसमें बैंकर के तौर पे काम करती है, इसी में जो है जिक्र है पब्लिक अकाउंट आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में, ठीक है। सभी सार्वजनिक धन, सभी सार्वजनिक खाते जो होते हैं यहीं पे जमा होते हैं, ठीक। तो ये हमारा 3 फंड्स हैं, आपको याद रखना है इसको। अब आते हैं हम लोग कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स हैं, स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स, पहल हैं जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र है जिनका, और हमें जो है उनके बारे में हमें अच्छे तरीके से ये पढ़ना है। अच्छा, ये ज़रूरी इसलिए है कि आप समझो कि इससे एक सवाल बन सकते हैं प्रीलिम्स में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कुछ पहल हैं, जैसे हमें समझता है अष्टलक्ष्मी महोत्सव या आस्था लक्ष्मी महोत्सव, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं होंगे, जो जानते हैं वो ये है, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया था दिसंबर महीने में। ये है क्या कि दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया। 8 पूर्वोत्तर जो राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट हैं, उनकी हमारी सोशल, कल्चर, क्राफ्ट, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, सभी चीज़ों की जो है ये देश भर के लोगों को जानकारी होगी, ये इसकी विविधता को दर्शाएगा। 6 तारीख को जो है इसका उद्घाटन शायद 6 दिसंबर को किया गया था, ठीक है। यहाँ पे जितने भी शिल्प है, क्राफ्ट है, जीआई प्रोडक्ट्स हैं जो है नॉर्थ ईस्ट के, यहाँ पे इसी महोत्सव में आपके यहाँ पे जो है सभी देशों को जो है यहाँ पे जिक्र किया गया, और बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि को बुलाया भी गया था। भारत के अनेक राज्यों में जो है इसका प्रदर्शनी किया गया, ठीक है। तो आस्था लक्ष्मी महोत्सव। दूसरा आपका जिक्र हुआ है वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025। इस इंडेक्स में किस प्रकार से भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, यूथ की आबादी है, जो नौकरियों की जो स्किल्स की डिमांड हो रही है, जो स्किल्स जिस तरह से डिमांड बढ़ती जा रही है, बदलते समय में किस प्रकार से स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसके लिए तैयार है कि नहीं, उसके बारे में इंडेक्स की यहाँ पे बात की गई है। चेनाब ब्रिज के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। चेनाब ब्रिज जो है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि आप देखो ये सारी चीज़ें जो है ना ऐसे हैं कि इसमें पूछी जाएंगी। अच्छा, अभी ये चेनाब ब्रिज कहाँ ले गया था, बक्कल और कौरी के बीच में, जो जम्मू कश्मीर में ये इसको जोड़ता है, बक्कल और कौरी के बीच में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड बिटवीन बक्कल एंड कौरी। अच्छा, जो इसका एम आप जान ही गए आस्था लक्ष्मी महोत्सव का। तो इसी तरह से जो है सभी स्कीम्स को आपको याद रखना। जैसे मिशन अन्वेषण है, इंडिया एआई मिशन है, नमस्ते स्कीम्स है, इंडियन नेशनल क्वांटम मिशन है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। विकसित भारत 2047 तक की जिक्र की गई। आई गाट कर्मयोगी, मैंने आपको कितनी बार पढ़ा दिया इसको, आई गाट कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएम सड़क योजना और सोनमार्ग टनल, इसका जिक्र यहाँ पे हमें किया गया है, ठीक है। तो अभी मैं इस सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, इसका जो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको एक बार गूगल करके बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकते हैं, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे में इसका जिक्र किया गया है और इसको जानना बहुत जरूरी होता है, जो कि यूपीएससी ऐसे ही पॉइंट्स में गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में उठा लेता है, ठीक है। सिंकुला टनल की बात की गई है। एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन जो शुरू किया गया, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, आईटी अपग्रेडेशन स्कीम्स जो है, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है, बीमा सखी कैंपेन, ड्रोन दीदी योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन,
ठीक है। धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष कैंपेन जो शुरू किया गया, पीएम सूरज योजना है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, बायो E3 पॉलिसी और विज्ञान धारा योजना। यही सारे जो है ना आपके स्कीम्स और इंडेक्स और जो आपके इनिशिएटिव्स हैं, इसको पढ़ना है। इससे अधिक आपको यूपीएससी के लिए कुछ नहीं पढ़ना। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो कुछ आना रहेगा इसी में से आ जाएगा, नहीं आना रहेगा तो वो सब बता रहे हैं किसी को नहीं आएगा, ठीक है। इतनी मोटी मोटी जो स्कीम्स की बुक आती है ना, उसको नहीं पढ़ना है बिल्कुल। बस इतना ही जो है आपको गूगल करके एक बार देख लेना है। हाँ, मैं आपको टेलीग्राम पे इन सभी स्कीम्स के बारे में पॉइंट वाइज जो है कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ जो है पॉइंट्स मैं आपको शेयर करता जाऊंगा डिटेल में। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि मैं यहाँ से अगर उसको एक एक पॉइंट बताता गया तो काफ़ी लंबी क्लास होगी और वो बोरिंग सी होगी। इसमें कुछ है नहीं, बस आपको जानना है कि ये स्कीम कब शुरू हुई, इसका किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी डेडलाइन कब तक है, ठीक है, और फंड कितना एलोकेट किया गया। बस इतना ही आपको पढ़ना है और सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। अगर आना रहेगा तो, नहीं आना रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। अब आता है ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड के बारे में जानते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का रुझान क्या है। तो हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है 2023 में, वो उसका कितना परसेंट ग्रो हुआ है, 3.3%, ठीक है। बहुत सारे जो स्वीपिंग रूट्स थे जिससे वो डिस्टर्ब थे, जिससे जो हमारे जो ढुलाई का कॉस्ट था वो बढ़ गया। कारण क्या था कि स्वेज नहर, पनामा नहर, बहुत सारे जो नहर हैं, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, वो हमारा डिस्टर्ब रहा। अब इस सप्लाई चेन के डिस्टर्ब रहने से इतनी सारी समस्याएं, बाधाएं हुई कि जो है हमारा कहीं ना कहीं जो फ्रेट कॉस्ट है वो बढ़ता गया। अच्छा, सर्विस जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही हाई रहा, क्योंकि जो है ये इंक्रीज जो है वो प्राइसों में इंक्रीज हो देखा गया सर्विस में, ठीक है, सर्विस जो इन्फ्लेशन है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हैं तो रियल जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, जब इसमें इन्फ्लेशन को हम लोग एडजस्ट कर देते हैं तो वो जो होता है वही जो जीडीपी होती है वो रियल जीडीपी होती है, ठीक है। तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो था वो 6.4% था 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ कैसे सपोर्ट होता है, ग्रोथ अगर कभी भी होता है ना इसका ग्रोथ, तो वो कैसे सपोर्ट होता है, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर, ये तीनों का जब इंटीग्रेशन होता है ना, तो कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ जो है वो जो है उसमें बढ़ोतरी आती है। अब ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड में हम लोग कुछ और बातें देखते हैं, जिसमें कि रिटेल इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। तो हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड में, वो रिड्यूस हुआ है, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि फूड इन्फ्लेशन क्यों हाई है, क्योंकि जो है सप्लाई डिस्ट्रप्शन, सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं बाधाएं हैं। और बाधाएं किस लिए हैं, तो बहुत सारी जो हैं बाधाएं हैं, वेदर रिलेटेड बाधाएं हो सकती हैं, ठीक है। जो आपका ग्लोबल सप्लाई चेन में जो आपका जो विवाद है देशों के बीच में, अनेक प्रकार के जो युद्ध चल रहे हैं, उसके वजह से बाधाएं हैं। तो ये फूड इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ता गया है। मनी सप्लाई और लिक्विडिटी अगर आप बात करो, ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर आप जानते होंगे। मनी मल्टीप्लायर जो होता है बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बैंक से इस्तेमाल कर, एग्जाम्पल के तौर पर जो, जैसे कि मैं उदाहरण दे दूँ, आपने पढ़ा होगा मनी मल्टीप्लायर के बारे में। मनी मल्टीप्लायर ये होता है, जैसे मान लो आपने जो है 100 रुपये बैंक में जमा किए, जो है 10 रुपया बैंक आपके पास रख लेगा, 20 रुपये, फिर 80 रुपये क्या कर देगा, वो किसी को लोन दे देगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से जो है वो जो 80 रुपये लोन देगा, उस पर इसी तरह से एक चक्र बनता है, इंटरेस्ट कमाता है। तो ये इससे कितना मनी जो है 100 रुपये से बैंक ने कितना मनी जो है क्रिएट कर लिया, ये जो होता है मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। कॉन्सेप्ट आसान भाषा में बताया हूँ, ठीक है। तो ये मनी मल्टीप्लायर जो इंक्रीज हुआ है 5.7, ठीक है। जो M0 रिजर्व मनी है वो ग्रो हुआ है। M3 मनी, ब्रॉड मनी, कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, M1 M2 3 में M3 मनी, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है, CRR कट हुए हैं, SLR एडजस्टमेंट हुए हैं। तो ये जो है मनी सप्लाई जो है कहीं ना कहीं जो है ये बढ़ी है इसमें, ठीक है, ग्रो किया गया है। इसी तरह से ट्रेड और एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो करंट अकाउंट डिफिसिट है, ठीक है, करंट अकाउंट डिफिसिट है, वो जीडीपी का 1.2% रहा है फाइनेंशियल ईयर में, क्वार्टर 2 रहा है, ठीक है। अब भारत जो है 7th लार्जेस्ट ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्टर हो गया है। ट्रेड और एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें हम लोग तो मॉनेटरी पॉलिसी में ट्रेंड ये रहा है कि रेपो रेट जो है वो चेंज हुआ, अभी अनचेंज रहा है, लेकिन आज की जो खबर आ रही है, रेपो रेट में सरकार ने जो है कमी की है, ठीक है, आज की करंट की बता रहा हूँ, ठीक। आरआरबी जो कैपिटलाइजेशन है, ठीक है, वो क्या है, बेटर क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी और गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए जो है उसने जो है 10,890 करोड़ का जो उसने आरआरबी जो है रूरल जो बैंक्स हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स, उनको जो है कैपिटलाइजेशन के लिए बेटर क्रेडिट देने के लिए 10,890 करोड़ रुपए की जो है उसमें जो है फाइनेंस की व्यवस्था की गई क्रेडिट की, ठीक है। इसके साथ आता है कि हम लोग जो हेल्थ केयर है और पब्लिक हेल्थ है वो किस प्रकार से जो है इकोनॉमिक सर्वे उसका जिक्र किया गया है। तो कुछ स्कीम्स की जो है और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे कि नेशनल टीबी एरेडिकेशन प्रोग्राम्स जो है हमारे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के जो है
बेहतरी में बहुत अधिक जो है ये भूमिका निभाया। 9 करोड़ जो वुमेन थी उनको जो है सर्विकल कैंसर के लिए जो है वो स्क्रीन किया गया है। ठीक है, कैंसर जो ड्रग्स है, जो दवाएं हैं, उनको उन पर कस्टम ड्यूटी को हटा लिया गया। ठीक है, यूविन पोर्टल की बात की गई है यहाँ पे, वैक्सीनेशन वाला जो यूविन पोर्टल। ठीक है, अच्छा आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर और इसमें इसका जिक्र किया गया है। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, आरोग्यम परम धर्म। आरोग्य परम धर्म का जिक्र जो है यहाँ पे अपने एड्रेस पे किया गया यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक, अब आते हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में भी कुछ प्रमुख स्कीम्स की बात की गई है, जैसे मिशन मौसम की बात की गई, कृषि अवसंरचना के फंड की बात की गई, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड की बात की गई। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की बात की गई, फर्टिलाइजर सब्सिडी एक्सटेंशन की बात की गई और इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की बात की गई है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक इसी प्रकार से ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए भी सरकार ने कुछ जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स को रखा, जिसको आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो और आपको प्रीलिम्स के लिए जाना जरूरी है। पीएम जनमन योजना, पीएम जनमन योजना को आपको याद कर रखना बहुत ज़रूरी है। 2023 में इसका जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, 5 करोड़ पीपल जो थे उनको सिकल सेल जो है डिसीज़ के लिए उसको स्क्रीन किया गया है। ट्राइबल हेल्थ मिशन सरकार ने चलाया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है, ठीक है, बहुत बेहतरीन, जिसके ईएमआरएस की वैकेंसीज भी आती हैं। ठीक है, ईएमआरएस की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपको ध्यान देना है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनका उल्लेख हमारे जो है इकोनॉमिक सर्वे में था उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें और अन्य चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो है हमें ये पता चल सके कि हमारा जो है वास्तव में इकोनॉमिक सर्वे में कुछ और चीज़ें क्या थी। जैसे कि वित्तीय वर्ष 2026 के लिए हमारा जो है जीडीपी का पूर्वानुमान क्या है कि 6.3 से लेकर के 6.8, जो मैंने आपको डेटा में बताया, इसी के बीच में हमारी जीडीपी रहेगी। ठीक है, अच्छा, जीडीपी रहेगी। अब मुद्रास्फीति की बात करें तो जो खुदरा मुद्रास्फीति है, हेडलाइन जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, सिर्फ हेडलाइन, वो 4.9 हो गई है। ठीक, तो ये उम्मीद क्या है कि 4% के आसपास रहने की उम्मीद है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं टोटल जो आपका समग्र निर्यात वृद्धि है वो कितना रहा है अप्रैल से दिसंबर के बीच में, 6% के आसपास रहा है। ठीक है, विदेशी मुद्रा बाजार आपको मैंने बता ही दिया डेटा के माध्यम से, 640 जो है वो बिलियन डॉलर था। ठीक है, अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है तो हमारा जो सालाना औसत जो वृद्धि हुई है, सालाना औसत वृद्धि वो क्या है, 15.8, किस चीज़ में, सोलर पावर में। ठीक है, सोलर पावर में। अच्छा, एक बात और आती है कि कृषि और ग्रामीण अवसंरचना में कितना हमारी वृद्धि हो रही है 2025 में अनुमानित है, तो 3.8% की वृद्धि की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, अच्छा, कृषि विकास के मुख्य जो है फैक्टर कौन कौन से, कृषि विकास कैसे हो सकता है, तो यहाँ पॉइंट मैं आपको एक चीज़ और नोट करा देता हूँ। ठीक है, कृषि विकास को आप देखो, कृषि विकास के इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है कौन कौन से, बागवानी। ठीक है, बागवानी, दूसरा आपका आता है पशुधन। ठीक है, और तीसरा आपका है मत्स्य। अब ये क्या है, कृषि के विकास के प्रमुख इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं। अब ये इकोनॉमिक सर्वे में इनका जिक्र था, तो आप बजट उठाकर देखोगे तो आपको मत्स्य के लिए, ठीक है, पशुधन के लिए, इन सारे कार्यों के लिए जो है सरकार जो है कई सारे फंड की व्यवस्था की है, जैसे लोन की व्यवस्था की है, 5 लाख तक लोन ले सकते हैं आप मत्स्य पालन वगैरह के लिए। तो जब ये बता दी कि सरकार ने कि यही हमारे कृषि की अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ाने के लिए काम आ सकते हैं, तो सरकार इसके लिए फंड की व्यवस्था करेगी। इसीलिए कहते हैं ना कि इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर ही फिर बजट आप जो है एनालिसिस करो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बेरोजगारी दर है वो घट गई है, 3.2% हो गया है बेरोजगारी दर 6% से, तो आपको ध्यान देना है ये बेरोजगारी दर घटी हुई है। अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी प्रौद्योगिकी के लिए सरकार ने बहुत सारी चीज़ों की बात की गई है। ठीक है, भारत का जो वास्तविक तौर पे अगर आर्थिक प्रदर्शन देखें, वास्तविक रियल जीडीपी जो पूर्वानुमान है वो कृषि और सेवाओं के नेतृत्व में कितना है, तो आपका 6.4% है। ठीक है, ये बातें हैं। अच्छा, सरकार ने बहुत सारी सिफारिशें भी की हैं, जैसे कि हमें क्या करना है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब। तो इस आर्थिक सर्वेक्षण में कौन सी नीतिगत सिफारिश और आर्थिक प्राथमिकताएं तय की गई हैं, तो पहला जो है ये बताया गया है कि घरेलू विकास और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक हमें रेगुलेशंस की आवश्यकता है। ठीक है, संतुलित ऊर्जा दूसरा बताया गया है कि जो संतुलित बैलेंस जो है एनर्जी ट्रांजिशंस हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सार्वजनिक परिवहन, उस पर ध्यान केंद्रित करना है, किस प्रकार से हम जो पेट्रोल डीजल वाहन है और अनेक प्रकार के जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उससे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ बढ़ें। तीसरा बताया गया है कि एआई और जो टेक्निकल प्रोग्रेस है उसका लाभ लेने के लिए हमें क्या करना है, स्किल्स पर और एजुकेशंस पे हमें ध्यान देना है, ये सिफारिश की गई हैं और हमारी आर्थिक तौर पे ये प्राथमिकताएं तय की गई हैं। ठीक है, ये प्राथमिकताएं तय की गई हैं। अब बात आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे की गई हैं, जैसे कि
इस पॉइंट को देखो आप, हमें यूज यहाँ पे कुछ टर्म बताया गया है, क्या बताया गया है, तो देखो अर्थव्यवस्था की स्थिति, हम तेज़ी से आगे बढ़ना, यहाँ पे बातें की गई। ठीक, यहाँ एक चीज़ आप समझो कि 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसे मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र का विकास गाड़ी और घोड़ा के टर्म में किया गया। ठीक है, बाहरी क्षेत्र के लिए हमें क्या बोला गया कि एफडीआई को सही तरीके से लागू किया जाए। ठीक है, कीमतें और मुद्रास्फीति के लिए गतिशीलता को समझने की बात की गई है। ठीक, मध्यम अवधि का दृष्टिकोण में हमें रेगुलेशंस के जो है डेवलपमेंट को गति देने की बात यहाँ पे की गई है, और निवेश और बुनियादी ढांचे को जारी रखने की बात यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक सर्वे में की गई। ठीक है, उद्योग व्यापार, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि सेवा सर्विसेज के लिए क्या टर्म का इस्तेमाल किया गया, पुराने युद्ध के घोड़े। यहाँ अब सवाल पूछा जा सकता है कि पुराने युद्ध के घोड़े का टर्म जो है निम्न में से किस सेक्टर के लिए हमारे इकोनॉमिक सर्वे में इस्तेमाल किया गया, तो आप सर्विसेज के लिए किया गया कि उसके लिए कौन कौन सी नई सारी चैलेंजेस आने वाली हैं। कृषि और खाद्य प्रबंधन को हमें भविष्य का क्षेत्र हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। ठीक है, अच्छा, जलवायु और पर्यावरण के लिए अनुकूलन मायने रखता है, एडॉप्टेशन की बात की गई है। सामाजिक क्षेत्र का पहुंच और विस्तार और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात की गई है। रोजगार में कौशल विकास और के लिए प्राथमिकताएं तय की गई हैं, और एआई के युग में श्रम संकट या उसके कैटलिस्ट के रूप में एक डिस्कशन किया गया है कि किस प्रकार से एआई जो है हमारे लिए या तो इस संकट के रूप में आया है या कैटलिस्ट के रूप में आया है कि हमारे इकोनॉमिक्स को बूम करेगा। तो ये सभी जो जिक्र है यहाँ पे किए गए। अब आते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका उल्लेख हमारे इकोनॉमिक सर्वे में था। तो रियल जीडीपी ग्रोथ, इसका उल्लेख हमारे जीडीपी में किया गया। ठीक है, इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आपके पास एक टर्म और भी यूज किया गया, नॉमिनल जीडीपी का इस्तेमाल किया गया। ये सभी पॉइंट्स को आप लिख लेना, सवाल जो है इसी के इर्द गिर्द बनेंगे। मैंने पॉइंट को इसीलिए नोट किया हुआ है शॉर्ट में। अब इस पर टेलीग्राम पे मैं जो है इस पर बहुत छोटे छोटे नोट्स जो है आपको मैं शेयर करता रहूँगा। पर कैपिटल इनकम ट्रेंड की बात की गई, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई। ये किस लिए बात की गई? इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वहीं फिस्कल इंडिकेटर के रूप में फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, गवर्नमेंट बोरोइंग, इन सभी चीज़ों की यहाँ पे बातें की गई हैं। अच्छा, अब बात आती है इन्फ्लेशन के रूप में। इन्फ्लेशन के रूप में कौन कौन सी चीज़ों का जिक्र है, तो आपको ध्यान देना किन किन पॉइंट्स का, किन टर्म्स का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का, होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई का, कोर इन्फ्लेशन की बात की गई है, और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की यहाँ पे बात की गई है। इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक, अब आता है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में हमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, लिक्विडिटी जो है लिक्विडिटी की बात की गई है, एनपीए की बात की गई है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात यहाँ पे की गई है। तो ये पॉइंट्स जो है ना हमारे इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किए गए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट जो हमारा है वो आप देखो 2023-24 में हमारा कितना फिस्कल डेफिसिट 5.6। ठीक है, 2020-21 में जब कोरोना आया था उस वक्त हमारा 9.2 चला गया था फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। ठीक है, वहीं आप देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार किस प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है उसकी बात करें तो जो कोरोना काल था 2020-21 उस वक्त 2.1 था हमारा पास। अभी जो हमारा पूंजीगत खर्च जो सरकार कर रही है वो 3.2 हो गया। ठीक है, बढ़ करके। वहीं अगर बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं, जब कोरोना काल आया था तो हमारा जो औद्योगिक उत्पादन था वो माइनस में चला गया था, -8.4 की यहाँ पे बात हुई थी। लेकिन इसी बार जो है 2023-24 का जो यहाँ पे बताया गया डेटा कि 5.9% की ग्रोथ जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में रही है। ठीक है, वही अगर बात करें ग्रॉस वैल्यू एडिशन की तो आप ये बात रखो 2024-25 में। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे रखा गया जो है एवरेज ग्रोथ रेट क्या बताई गई है 8.3%, 8.3। तो ये एवरेज ग्रोथ रही है हमारी, क्या रही है, जो ग्रॉस वैल्यू एडिशंस की। तो इस प्रकार से हमने जो है बहुत ही आसान भाषा में बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ कवर किया है। अब मैं इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। करना क्या है आपको कि इसको जो पॉइंट्स नोट किया ना, अब इस पॉइंट को एक एक चीज़ पॉइंट नहीं, क्योंकि ये बार बार आपके बेसिक वाले बुक्स में सब कुछ दिए हमें, तो इन्हीं सारे पॉइंट को जिनका जिक्र किया गया है ना उनको आपको कई बार देख लेना है, क्योंकि सवाल इस डॉक्यूमेंट से बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही जो भी आपके जो मेन जो आपके बातें की गई है इनिशिएटिव्स, पहल, जैसे मिशन मौसम, कृषि अवसंरचना फंड, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड, ठीक है, पीएम जनमन योजना, एकलव्य मॉडल, इसको आपको कई बार पढ़ लेना है। स्कीम्स अलग से नहीं पढ़नी है, स्कीम्स सिर्फ इसी में जो दिया गया है बस उसी को पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो अब आप जो है इन सारी चीज़ों को कई बार पढ़ना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। यहाँ से जो है मैं बहुत सारी चीज़ों को, जैसे 5-5, 10 के स्कीम्स को मैं एक बार जो है शेयर करता रहूँगा, उससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप टेलीग्राम पे पा लोगे। ठीक है, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक, धन्यवाद।